Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the summary lecture of IFRIC 1, that is changes in existing decommissioning, restoration and similar liabilities. This is Murtaza Qaid, faculty member for financial reporting at IQ School of Finance. आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम IFRIC 1 को समराइज करेंगे. IFRIC 1 के जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उनको ब्रीफली कवर करेंगे. बेसिकली IFRIC 1 बात करता है कि अगर हम एक प्लांट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इनिशियल रिकॉग्निशन पे कोई डिसमेंटलिंग का प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं और सब्सिक्वेंटली अगर इस डिसमेंटलिंग के प्रोविजन में कोई चेंज आता है तो इस चेंज इन डिसमेंटलिंग प्रोविजन, चेंज इन डिसमेंटलिंग कॉस्ट के प्रोविजन को हमने किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, ये बेसिकली हमारे पास IFRIC 1 का एजेंडा आइटम है. थोड़ा सा क्विकली रिकैप करते हैं इसके बैकग्राउंड को. देखें, I16 के तहत जब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इनिशियली रिकॉग्नाइज करते हो तो इनिशियल मेजरमेंट की जाती है इसकी कॉस्ट पे. और I16 के तहत कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं. नंबर 1 परचेज प्राइस, नंबर 2 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एंड नंबर 3 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट. यानी कि अगर एक प्लांट एंड मशीनरी की इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त आपके ऊपर कोई लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है कि प्लांट एंड मशीनरी की यूजफुल लाइफ के एंड पे आपने इसको डिसमेंटल करना है, तो जितना डिसमेंटलिंग का खर्चा एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आएगा, आप उसकी एक प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो डिस्काउंट रेट से और इस प्रेजेंट वैल्यू से अपने पास एक प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हो. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट. अब होता क्या है कि ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को हम अनवाइंड कर रहे होते हैं. और अनवाइंडिंग के अगेंस्ट जो भी हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है इसे हम P&L में रिकॉग्नाइज कर देते हैं. बेसिकली ये जो आप प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे रिकॉर्ड करते हो, ये प्रोविजन 3 तरह के एस्टिमेट्स पे बेस्ड है. नंबर 1 डिस्काउंट रेट, कि आपने डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू वर्कआउट करने के लिए क्या डिस्काउंट रेट इस्तेमाल किया है. नंबर 2 आउटफ्लो, अमाउंट ऑफ आउटफ्लो, कि आपकी डिसमेंटलिंग में फ्यूचर में कितना खर्चा होगा. एंड नंबर 3 टाइमिंग ऑफ आउटफ्लो, कि आप ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट का आउटफ्लो एसेट की यूजफुल लाइफ के एंड पे करोगे, तो ये बेसिकली हमारे एस्टिमेट को रिफ्लेक्ट करता है. अब जब हर ईयर एंड पे इन तीनों में से किसी एक या एक से ज्यादा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में अगर चेंज आएगा तो हमें अपने प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को रीमेजर करना पड़ेगा. और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट की रीमेजरमेंट का इंपैक्ट कब, कहां, कैसे रिकॉर्ड करना है, ये बात बेसिकली हमें IFRIC 1 बताता है. अब अगर हमारे डिस्काउंट रेट में या अमाउंट ऑफ आउटफ्लो में या टाइमिंग ऑफ आउटफ्लो में इंक्रीज या डिक्रीज आता है, जिसके नतीजे में हमारा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का नंबर रीमेजर होता है, तो प्रोविजन या तो हमारा इंक्रीज हो रहा होगा, प्रोविजन या तो हमारा डिक्रीज हो रहा होगा. प्रोविजन की रीमेजरमेंट प्रोविजन के इंक्रीज या डिक्रीज के इंपैक्ट को कब, कहां, कैसे रिकॉर्ड करना है, ये डिपेंड करता है कि हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को I16 के कॉस्ट मॉडल में रखा है या हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को I16 के रिवैल्यूएशन मॉडल में रखा है. इन तीनों एस्टिमेट्स में से किसी एक या एक से ज्यादा एस्टिमेट्स में अगर चेंज आता है तो या तो हमारा प्रोविजन इंक्रीज हो रहा होगा या हमारा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट डिक्रीज हो रहा होगा. अगर तो हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल में रखा है और हमारे प्रोविजन में इंक्रीज आता है तो हमारा प्रोविजन का इंक्रीज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैपिटलाइज होगा. आपकी जनरल एंट्री बनेगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट. अब चूंकि इस इंक्रीज इन प्रोविजन को आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैपिटलाइज किया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट इसकी रिकवरेबल अमाउंट से बढ़ गई हो. तो अगले ही स्टेप में आपने इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना होगी, यानी कि इसकी कैरिंग अमाउंट को इसकी रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना होगा और अगर कोई इंपेयरमेंट आता है तो फिर हमें इसके अगेंस्ट इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा. इसी तरह अगर हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल में रखा है और हमारे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट में डिक्रीज आता है तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का डिक्रीज पहले एसेट की कैरिंग अमाउंट को रिड्यूस करेगा, लेकिन प्रोविजन में जितना डिक्रीज है, जितना डेबिट आएगा उसे हम पहले क्रेडिट करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में. अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेबिट बैलेंस खत्म हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो फिर जो हमारा बैलेंसिंग डिक्रीज इन प्रोविजन होगा ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ इनकम रिकॉर्ड कर देंगे. यानी कि अगर प्रोविजन में डिक्रीज आता है तो प्रोविजन डेबिट पहले हम क्रेडिट करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उतना ही क्रेडिट हो सकता है जितना इसमें डेबिट बैलेंस है. अगर प्रोविजन में फर्दर इंक्रीज डिक्रीज आता है तो फिर हमारा ये फर्दर डिक्रीज P&L में एज अ इनकम क्रेडिट हो रहा होगा. फिर हम बात करते हैं कि अगर हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को I16 के तहत रिवैल्यूएशन मॉडल में रखा हो, अगेन 2 बातें होंगी, या तो प्रोविजन इंक्रीज होगा या प्रोविजन डिक्रीज होगा. अगर I16 का रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो हो रहा है और प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट होगा और सबसे पहले हम डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस को.
अगर तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में कोई क्रेडिट बैलेंस मौजूद है तो पहले आप रिवैल्यूएशन सरप्लस के क्रेडिट बैलेंस को रिवर्स करोगे। अगर प्रोविजन में इतना इंक्रीज आता है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस का सारा क्रेडिट बैलेंस खत्म हो जाता है तो फिर बाकी का बैलेंसिंग इंक्रीज इन प्रोविजन आप पीएनएल में एज अ एक्सपेंस डेबिट कर रहे होंगे। आपकी जनरल एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, और उसके बाद बैलेंसिंग इंक्रीज इन प्रोविजन आपका पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगा। अगर हमने IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया और हमारा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट डिक्रीज होता है तो यहां पे आप प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए डेबिट करोगे और 3 चीजें एक सीक्वेंस में क्रेडिट करोगे। सबसे पहले क्रेडिट किया जाएगा पीएनएल उस हद तक जिस हद तक एसेट के ऊपर रिवैल्यूएशन लॉस अगर प्रीवियसली पीएनएल में रिकॉर्डेड है। प्रोविजन का डिक्रीज सबसे पहले पीएनएल में क्रेडिट होगा, लेकिन उस हद तक जिस हद तक आपके एसेट के अगेंस्ट कोई रिवैल्यूएशन लॉस पास्ट में पीएनएल में रिकॉर्डेड है। अगर फर्दर प्रोविजन में डिक्रीज आता है तो फिर आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट करोगे उस हद तक जिस हद तक एसेट की फेयर वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू है। याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस मैक्सिमम एसेट की कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू के बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर आपके प्रोविजन में इतना डिक्रीज आ रहा है कि आपने सारा रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल का रिवर्स भी कर दिया, रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस को एसेट की कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू तक पहुंचा दिया और फर्दर प्रोविजन में डिक्रीज आता है तो फिर आपका बैलेंसिंग इंपैक्ट पीएनएल में एज अ इनकम क्रेडिट किया जा रहा होगा। तो अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल में प्रोविजन को डिक्रीज करें तो पहले पीएनएल क्रेडिट करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस प्रीवियसली रिकॉर्डेड इन पीएनएल। उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट, और उसके बाद फर्दर डिक्रीज इन प्रोविजन हमारा पीएनएल में एज अ इनकम क्रेडिट किया जाएगा। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट ओवरव्यू था IFRIC 1 दैट इज चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन इन सिमिलर लायबिलिटीज। आई होप कि मैं सारी बातें अच्छे से समराइज कर सका हूं। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।